सो हाय वंस अगेन एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम। दिस इज द सेक्शन सी और पार्ट सी ऑफ दैट continuation वीडियो which was the chapter 1 of class 9th ICSE physics। तो इसमें हम मेजरमेंट ऑफ टाइम जो पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम हम देखेंगे, और सिंपल पेंडुलम की सारी प्रॉपर्टीज या किस प्रिंसिपल पे सिंपल पेंडुलम काम करता है, ये सारा चीज हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो सिंपल पेंडुलम एक इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें देयर इज एन रिजिड सपोर्ट, और इस रिजिड सपोर्ट से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग को का लेंथ ना ही कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। एल लेंथ का एक स्ट्रिंग को से मैंने एक छोटा सा मास अटैच कर दिया है, लेट्स से मास m, और इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, इट इज मासलेस। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम पेंडुलम कहते हैं। अब इस पेंडुलम में क्या होता है, जब भी हम इस पेंडुलम के ये जो मास अटैच है इसको आइदर ऑफ द साइड, या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में, इसको प्लेस करके रिलीज किया जाता है। इसका मतलब लेट से मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ बी। तो मैंने क्या किया, बॉब ओ को मैंने यहाँ से पिक किया और ए पॉइंट तक ले जाकर रिलीज कर दिया। तो ए पॉइंट तक जब ले जाकर मैं इसको रिलीज कर दूंगा, वेट अ सेकेंड, लेट मी मेक अ लाइन। ओके, सो इस बॉब को मैं ए पॉइंट पे ले जाकर रिलीज कर दिया। तो क्या होगा, ये बॉब ए पॉइंट से जाएगा, फिर ओ तक, फिर वहां से जाएगा बी तक, फिर वापस रिटर्न होकर ए ए ओ पर आएगा, फिर ए पर आ जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस, ये जो मोशन हो रहा है, ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया। तो ये जो एक कंप्लीट इसका ट्रेवल है, या फिर कंप्लीट जो डिस्टेंस है, या फिर कंप्लीट इसने ओ से ए तक गया, फिर ए से ओ तक आया, फिर उसके बाद ओ से बी तक गया, फिर वापस से बी से ओ तक आया, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन ऑफ आवर सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में ये चीजें अब पता चल गई हैं, तो हम आगे देखते हैं। आगे हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। इस पॉइंट ओ को कहते हैं हम, ओ पॉइंट इज नोन एज मीन पोजीशन। मीन, सॉरी, मीन पोजीशन। और पॉइंट ए और बी इन दोनों कहा था एक्सट्रीम एंड्स और एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम एंड और एक्सट्रीम पोजीशन। और ओ से लेकर ए तक जाना, फिर ए से लेकर ओ तक आना, फिर ओ से लेकर बी तक जाना, फिर बी से लेकर ओ तक आना। इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन या इस पूरे के पूरे लेंथ को हम कहते हैं, या फिर इस पूरे के पूरे मूवमेंट को कहते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। ठीक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे इसकी और प्रॉपर्टीज और इसका रिलेशन क्या है बाकी चीजों से। अच्छा, ये जो पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम, इसको इसका नाम दिया गया सिंपल पेंडुलम। हमारे जो डेली लाइफ में हम लोग जो क्लॉक यूज करते हैं विच इज बेस्ड ऑन पेंडुलम, उसमें हम सिंपल पेंडुलम नहीं यूज करके कंपाउंड पेंडुलम यूज करते हैं। अब कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है वो भी हम जानेंगे। ऑसिलेशन क्या होता है ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड किसको कहा जाता है। तो जो ये पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन है, यानी कि ओ से लेकर ए तक जाना, ए से लेकर ओ तक आना, फिर ओ से बी तक जाना, बी से लेकर वापस ओ तक आना, इस पूरे के पूरे एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है। टाइम टाइम
required to complete time required for one complete oscillation is known as time period। इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो टाइम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में ऐसा कहूंगा कि एक सेकंड के अंदर टोटल कितने ऑसिलेशन हुए हैं। इन 1 सेकंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होता है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर इसने लेट से 20 ऑसिलेशंस किए हैं, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेट से 20 ऑसिलेशंस किए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। टाइम पीरियड का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कैपिटल टी। ठीक है, अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी के बाद, फ्रीक्वेंसी आई होप समझ में आया होगा। मैं 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर पा रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एम्पलीट्यूड की बात करूँ, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर मैं पीछे वाले डायग्राम में देखूं तो यहाँ पे O से लेकर A तक का जो लेंथ है, O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड या एक्सट्रीम पोजीशन का जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए या फिर ओ बी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड है, ये भी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बात होती है इफेक्टिव लेंथ की। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, लेंथ इफेक्टिव लेंथ तो किसी भी पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ की बात अगर मैं करूं, तो इफेक्टिव लेंथ की बात अगर मैं करूं तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है कि जो बॉब से लेकर जो पॉइंट अटैच किया गया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसको कहा गया है, इस केस में, हमारे केस में अगर मैं डायग्राम पुराना वाला देखूं तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेट से इसका नाम है एस, एस से लेकर बॉब ओ तक का जो लेंथ है वो है इफेक्टिव लेंथ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियसली ये तो लेंथ है, लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ कह लें या फिर लेंथ कह लें, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये तब आ जाती है जब मैं कंपाउंड पेंडुलम का इसमें एडिशन करता हूँ। मान लेता हूँ कि ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम ना होके कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है, कंपाउंड पेंडुलम कुछ इस तरीके से, एक मैं मान लेता हूँ एक बार है मेरे पास, बार मतलब एक कोई बार है जिसका मास है, और ये इस पॉइंट से मान लेता हूँ, इस पॉइंट से मान लेता हूँ ये अटैच है, जो कि अटैच है मतलब इस पॉइंट के अबाउट पिवट किया गया है, जो कि ऐसे फ्रीली मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अब इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब क्या है कि इस रॉड का, क्योंकि मास है, इसका मास है, और इसका एक्चुअल लेंथ मान लेता हूँ L है, मतलब यहाँ से ऊपर पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक का लेंथ मान लेता हूँ L है। अब क्या है, A से B तक का लेंथ L है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S से लेकर इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि L/2 पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ से लेकर L/2 पे एग्जिस्ट करता है। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड विल बी द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, यानी कि S से लेकर L/2 पॉइंट तक, यानी L डैश मैं इसको कह लूँ, ये होगा मेरा इफेक्टिव लेंथ। अब मतलब मैं यहाँ पे L/2 ही कंसिडर कर सकता हूँ L डैश की वैल्यू, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और A के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से A से लेकर जो, लेट से ये O पॉइंट है, A से लेकर जो O पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस, या S से लेकर O तक का डिस्टेंस सेम है, और वो L/2 है, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ L/2 हो जाएगा। और जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है उसमें जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो सिंपली, अगर मैं प्रीवियस डायग्राम से देखूं, सिंपली क्योंकि ये जो बॉब है, बॉब का मास है, मास का इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा,
और क्योंकि मैंने जो लेंथ और जो स्ट्रिंग लिया हुआ है ये मासलेस स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर ओ तक का जो लेंथ होगा उसी को हम इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। इन केस अगर मेरे स्ट्रिंग के पास कोई मास आ जाता है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ लाई करने के कारण से जो मेरा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा वो एल से कम हो जाएगा। और इफेक्टिव लेंथ के कारण से टाइम पीरियड में इफेक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया हुआ है मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है जो हम ट्राई कर सकते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट लैब में, जिसमें हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, हम क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम का सेटअप रेडी करने के बाद से इस बॉब को आइदर ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन एक जगह पे ले जाकर रिलीज कर देंगे। उसके बाद हम काउंट करेंगे, सॉरी, जब रिलीज करेंगे तब हम अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे, और हम काउंट करेंगे इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। और इजी कैलकुलेशन के लिए हम 20 ऑसिलेशंस कैलकुलेट करते हैं, और 20 ऑसिलेशन के बाद हम स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि मान लेते हैं 20 ऑसिलेशन में टी टाइम लगता है स्टॉप वॉच के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, अगर मैं कहूँ मेरे को टोटल टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, टी टाइम लगा कितने ऑसिलेशन के लिए, 20 ऑसिलेशन के लिए। और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। तो 20 ऑसिलेशन के लिए टी टाइम पीरियड, तो 1 ऑसिलेशन के लिए टी बाई 20, टी बाई 20 विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को इसने आगे एक्सटेंड किया है, और कुछ वैल्यूज के हेल्प से एक टेबल ड्रॉ किया है, और उस टेबल की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ से हमें पता चलेगा फ्यू मोर रिलेशन। अब यहाँ पे इसने ऐसा बना रखा है कि मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ मैं स्टार्टिंग में 25 सेंटीमीटर कंसिडर किया हूँ, और 20 ऑसिलेशंस के लिए जो मैं टाइम लगता है वो उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ इन ऑल ऑफ द केसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स। जैसे मैं पहले वाले केस में 25 सेंटीमीटर के लेंथ वाला पेंडुलम कंसिडर करता हूँ, इसके 20 ऑसिलेशन में 20 सेकंड्स लगते हैं, इसका मतलब टाइम पीरियड इसका 1 सेकंड आ जाएगा। और अगर मैं यही इन तीनों वैल्यूज में मैं ध्यान दूं, L अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, L मतलब लेंथ, लेंथ यानी 25, टी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लेंथ 25 है, टाइम 20 सेकंड्स, 20 ऑसिलेशंस के लिए 20 सेकंड लगे। टाइम पीरियड जो है हमारा यहाँ से आया 1 सेकंड, और यहाँ से अगर मैं L बाई टी स्क्वायर, L इज नथिंग बट 25 एंड T कैपिटल T इज नथिंग बट 1, सो 25 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर विल बी ऑब्वियसली 25। और अगर मैं लेंथ की वैल्यू 36 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, देखिए ये सारे सारे चेंजेस 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, ये जो चेंजेस किए गए हैं कीपिंग इन माइंड कि इसका कैलकुलेशन इजी आए, इसलिए ये पर्टिकुलर वैल्यूज ली गई हैं। अदरवाइज यू कैन टेक इंस्टेड ऑफ 25 यू कैन टेक 20, इंस्टेड ऑफ 36 यू कैन टेक 30, बट फ्रॉम दैट द कैलकुलेशन विल बी लिटिल बिट टीडियस। सो टू रिजॉल्व दैट इशू हमने ये वैल्यूज या फिर बुक्स में ये वैल्यूज लिया रहता है। तो 36 सेंटीमीटर लेंथ के लिए जो 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड है वो है 24 सेकेंड्स। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी t बाई 20, दैट इज 24 बाई 20 विच विल बी 1.2 सेकेंड्स। और अगेन इसका भी अगर मैं रेशियो निकालूं, L बाई टी स्क्वायर, L इज नथिंग बट 36 एंड टी स्क्वायर इज 1.2 इंटू 1.2, अगेन ये आता है 25। और यही चीज अगर मैं सिमिलर फॉलो करूँ इन सारी वैल्यूज के लिए तो 25 ही आएगा। और इस ऑब्जर्वेशन से एक बात पता चलता है, दैट इज L by t square is constant for all of the 6 different experiments। यहाँ से एक चीज पता चली, यहाँ से जो एक चीज पता चली वो ये कि L by t square is constant, और ये constant है, इसका मतलब ये है L proportional to t square, और t square proportional to और t square proportional to L। ठीक है, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम के। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप पेंडुलम का लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा विथ इट्स स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो ठीक है भाई,
ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो t प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट तरीका है लिखने का। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। ठीक है। अब ये जो डेटा मेरे को मिला है, इस डेटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं और इस डेटा का ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनना है कि मैं एक एक्सिस पे लेंथ कंसीडर करूंगा और दूसरे एक्सिस पे टाइम पीरियड का स्क्वायर कंसीडर करूंगा। मैं टाइम पीरियड नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं टाइम पीरियड का स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे टाइम पीरियड का स्क्वायर एंड x एक्सिस पे लेंथ कंसीडर करने के बाद तो जो मेरे को डायग्राम मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। कुछ इस तरीके से y एक्सिस पे टी स्क्वायर मैंने कंसिडर किया, x एक्सिस पे मैंने लेंथ कंसिडर किया। अब अलग अलग लेंथ के लिए मतलब मान लिया मैंने 25 सेंटीमीटर का जब मैंने लेंथ लिया था तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को जो टी स्क्वायर की वैल्यू मिली थी वो 1 मिली थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 36 पे जाऊंगा तो मेरे को टी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी 1.44 मिलेगी। मतलब मैं बेसिकली यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसी डेटा के अकॉर्डिंग चलूंगा। L की वैल्यू 25, टी स्क्वायर की वैल्यू 1, 36, टी स्क्वायर की वैल्यू 1.2 इंटू 1.2, 49 पे 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, इन चीजों को कंसिडर करते हुए मैंने जब ग्राफ बनाया तो मुझे दिखा एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन मेरे को मिला जो कि ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल है। अब मैं इस ग्राफ का स्लोप के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ दिस टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ, तो इस ग्राफ के स्लोप को निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। कोई भी दो पॉइंट का मतलब मैं लेंथ की दो वैल्यूज कंसिडर करता हूँ, दैट इज आइदर सी और डी, दैट इज L1 एंड L2। और L1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम पीरियड है वो T1 स्क्वायर, जिसको मैं पॉइंट A नाम दिया हूँ। और L2 के करस्पॉन्डिंग मेरा जो टाइम पीरियड है वो है T2, और उसका मैंने स्क्वायर किया क्योंकि ये एक्सिस है टी स्क्वायर का। इस पॉइंट का नाम देता हूँ B। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को कैलकुलेट करना है स्लोप, तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाऊं तो ऐसा कुछ डायग्राम था जहाँ पे ये वैल्यू यहाँ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका नाम था D, और यहाँ पे L1 था लेंथ, यहाँ पे L2 था, आई गेस L2 था, और यहाँ पे T2 स्क्वायर की वैल्यू थी, और यहाँ पे लेट्स से T1 स्क्वायर की वैल्यू थी, और ये एक्सिस था टाइम का, ये एक्सिस था लेंथ का। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ था वो था यहाँ पे, इसका नाम था L1, और इसका पॉइंट का नाम था C, और इसका नाम था A, और इसका नाम था B। अब मेरे को अगर इसका स्लोप निकालना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना सकता हूँ, और इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये बेसिकली होगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं C से D का पता करूं क्या होगा लेंथ या डिस्टेंस, तो ये है बेसिकली L1 माइनस L2। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू स्लोप है, ये वैल्यू स्लोप देता है, ये थीटा देता है। अब मुझे पता है स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम यहीं पे पढ़ेंगे। स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से आएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2। ये मेरे पास स्लोप आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आगे इसी चीज में मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जो वैल्यू आई है, ये स्लोप की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, जब सॉल्व करते वक्त ऐसा पाया गया था। अगर मैं इसको आगे बढ़ूँ तो ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू जो कि आई है, अगर मैं T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को मैं सिंपली लिख दूं T स्क्वायर अपॉन L1 माइनस L2 की वैल्यू मैं लिख दूं L, तो ये जो स्लोप की वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई है जी 4 पाई स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये वैल्यू आती है 4 पाई स्क्वायर बाई जी। ये स्लोप एक कांस्टेंट वैल्यू आई है 4 पाई स्क्वायर बाई जी। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करूँ, या चलिए मैं अभी रीअरेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, और दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे या फिर
स्क्वायर को इधर भेजने पे स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये t इज इक्वल टू 4 का रूट 2 पाई स्क्वायर का पाई और ये अंडर रूट में l डिवाइडेड बाई g। ये मेरा टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, विद द रिलेशन ऑफ स्लोप फ्रॉम दैट ग्राफ, जो कि टी स्क्वायर बाई एल है, जो कि इसकी वैल्यू 4 पाई स्क्वायर बाई जी आई थी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे कभी पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालिए, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू निकालिए, तो वी कैन यूज दिस सिंपल पेंडुलम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, जो कि जनरली एक्सपेरिमेंट में कराया जाता है, स्कूल्स में क्लासेस में कराए जाते हैं, जी की वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे टाइम पीरियड इजी है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। 4 पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, लेंथ आई कैन मैनेज। सो जी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से जी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इस वाले इक्वेशन से यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इजिली आप g की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, शायद वीडियो बफर करने लगेगा या एडिटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वीडियो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो अभी जस्ट हमने किया, इससे हमें ये तो पता चल गया कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब है एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ, द टाइम पीरियड इज आल्सो गोइंग टू चेंज इन द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि मतलब लेंथ के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम एक बार लेंथ फिक्स कर देते हैं तो फिर टाइम पीरियड में चेंज क्यों ही आएगा। बट चेंज आ सकता है। चेंज कैसे आ सकता है? अगर मैं कंपाउंड पेंडुलम की बात करूं, जहाँ पे मैं जो स्ट्रिंग की जगह पे मैं मेटल का कोई क्या कहते हैं स्टिक यूज कर रहा हूँ, रॉड यूज कर रहा हूँ, तो गर्मियों में वो जो मेटल है वो एक्सटेंड करता है और ठंडियों में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से लेंथ की वैल्यू चेंज होती है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। और अगर मैं जो सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, उस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी इनएक्सटेंसिबल नहीं होके एक्सटेंसिबल हो जाए, तो फिर भी उस एक्सपेंशन के कारण से टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इस कारण से हमें अलग-अलग वेदर में, अगर मैं कंपाउंड पेंडुलम या फिर सिंपल पेंडुलम यूज करता हूँ, तो ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ, टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होती है। और नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट डिपेंडेंसी, तो नेक्स्ट डिपेंडेंसी ये है ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब इस टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस कारण से टाइम पीरियड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस कारण से जब भी हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं या माइंस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो टाइम पीरियड है, क्या वो जो हम बॉब यूज़ करते हैं उसके मास पे डिपेंड करता है? तो नहीं। हमारे पूरे फॉर्मूले में अगर मैं देखूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, यहाँ पे कहीं पे भी उस बॉब का मास कंसिडर नहीं किया गया है। तो हम कोई भी पेंडुलम लें जिसमें अलग-अलग मास कंसिडर करें, 2 पेंडुलम लें, अलग-अलग मास कंसिडर करें, 2 लेंथ को मेरे को कांस्टेंट रखना है, तो उसके टाइम पीरियड पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और एक बात, अ, कितने एक्सटेंट तक हम अपने बॉब को दूसरे एक्सट्रीम एंड पर ले जा रहे हैं, इस पे भी टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता है। मतलब मैं अगर डायग्राम से बात करूं, तो वेट अ सेकेंड, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, मैं इस ओ पॉइंट से बॉब को लेकर ए पॉइंट यहाँ तक जाऊं, या फिर यहाँ तक लेकर जाऊं, या फिर यहाँ तक भी लेकर जाऊं, इससे इसके टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ता है। Time period doesn't depend on the extent to which the bob or the mass is moved. ठीक है, अब एक्सप्रेशन जो था वो मैंने डिराइव कर ही दिया था, जिसमें t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी है, l इज द इफेक्टिव लेंथ, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 पाई इज द कांस्टेंट, t इज द टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ये है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है भाई? सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है
एक ऐसा पेंडुलम है जिसको जिसको 1 सेकंड लगता है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, वेट अ सेकंड, नेक्स्ट पेज। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो ये मेरा पेंडुलम है और ये पॉइंट है A, ये है पॉइंट B। अब यहाँ से लेकर यानी A पॉइंट एक एक्सट्रीम एंड से लेकर दूसरे एक्सट्रीम एंड तक जाने में, B पॉइंट तक जाने में टोटल लगता है 1 सेकंड। ठीक है? अच्छा, मैंने अभी तक बताया था कि जो ऑसिलेशन होता है, वन ऑसिलेशन, वो होता है पॉइंट O से लेकर A तक जाना, फिर A से लेकर O तक आना, फिर O से लेकर B तक जाना, फिर B से लेकर O तक आना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि A पॉइंट से जाकर B पॉइंट पे फिर वापस A पॉइंट पे आता है, तो इसको भी वन ऑसिलेशन ही कहा जाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ऐसे, O से गया A से गया O से गया B से आया O। तो ये लेंथ पूरा का पूरा इस लेंथ के बराबर ही है, इसलिए A से B तक जाना और B से A तक आना भी वन ऑसिलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, वन ऑसिलेशन के लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अब A से लेकर B तक जाने में 1 सेकंड लगता है, यानी B से लेकर A तक जब आएगा तो 1 सेकंड और लगेगा, यानी कि 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड। तो यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड्स लगे। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन को में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसमें जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकंड्स। ठीक है? बस यही सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया कि अ पेंडुलम विद अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 2 सेकंड इज नोन एज सेकंड पेंडुलम। सो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर इफ यू वांट मी टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, you can request for that in the comment section so that in the next video I'll cover that. Sorry. Okay. Thank you for watching.